हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनएमएस क्लासेस। बेटा मैं आज आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, इसका थ्योरम एंड एग्जांपल्स जितने भी हैं वो सब इस वीडियो में कंप्लीट कराने जा रही हूँ। बेटा मैंने ये चैप्टर पूरा अपलोड कर दिया। मैंने जैसा कि आपको बोला था, इसका मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 भी अपलोड किया है। ठीक है, सबसे पहले उसके बाद मैंने वर्कशीट एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 अपलोड की थी। तो मैंने आपको बोला था कि बेटा एनसीईआरटी 10th क्लास का जो है मैथ्स, वो थ्रू आउट दी बुक जितने भी एग्जाम्पल्स और थ्योरम्स है वो भी मैं आपको इस आपको साथ के साथ पढ़ाऊंगी। ठीक है जी। तो बेटा इस बार तो मैंने वो स्टार्टिंग में नहीं डाला, अगली बार से मैं कोशिश करूंगी कि मैं स्टार्टिंग में ही डाल दूं, इंट्रोडक्शन वीडियो में ही डाल दूं। तो उसको मैं इंट्रोडक्शन पार्ट 2 नाम देकर इसमें जो बचे हुए एग्जांपल्स और थ्योरम्स है वो सब आपको पढ़ा रही हूँ। जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ाया था बेटा, उसके अंदर मैंने इस चैप्टर का जो थ्योरम 1.2 है और 1.3 है, ये मैंने साइड में मेंशन कर दिया है। इंट्रोडक्शन वीडियो पार्ट 1 में मैंने थ्योरम 1.2, 1.3 एंड एग्जांपल 6 ऑलरेडी करा दिया था। तो बाकी जितने बचे हुए एग्जांपल्स और थ्योरम्स हैं इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कराने जा रही हूँ। ठीक है जी। तो बेटा मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज बोलना चाहती हूँ। मेरा चैनल बेटा अभी मैंने 10th क्लास का मैथ्स के वीडियो अपलोड करने स्टार्ट किए हैं। अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो काइंडली मुझे सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट आप कर सकते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और डियर वंस के साथ शेयर कीजिए और काइंडली कमेंट में मेंशन कीजिए कि आप कौन से स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, आप कौन से स्कूल के स्टूडेंट हैं और कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं। ठीक है जी। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए अब पढ़ाना शुरू करते हैं। इसके एग्जाम्पल नंबर 1 जो है, इस तरीके का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.2 के अंदर भी आया है बेटा, बहुत सिंपल है। इसका क्या मतलब है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर ही क्या बोल रहे हैं, कंसिडर द नंबर 4 raised to the power n। आपको एक नंबर मानना है, एक लेना है 4 raised to the power n, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। जहां पर n जो है इसकी पावर या एक्सपोनेंट जिसको हम बोलते हैं वो एक नेचुरल नंबर है। ठीक है जी। Check whether there is any value of n for which 4 raised to the power n ends with the digit 0। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं बेटा। क्वेश्चन में ही बोल रहे हैं कि एक नंबर है, सपोज करो 4 raised to the power n। ठीक है, जहां पर 4 बेस है और n जो है वो पावर है। पावर को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, आप सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो n है ना पावर, ये एक नेचुरल नंबर है। तो आपको ये बोल रहा है कि अगर हम कोई भी 4 raised to the power n यानी n की जगह अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं तो और उसको हम जब सोल्व करते हैं तो उसका जो आंसर है, जो डिजिट आएगी वंस प्लेस पे, वो क्या 0 आएगी। तो कर देख लेते हैं, पता चल जाएगा आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, देखो यहां पर क्या बोला है, 4 raised to the power n। ठीक है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। ये समझने वाले क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, जहां पर n जो है नेचुरल नंबर है, इसमें आपको 4 दिया, 4 की जगह कुछ भी नंबर दे सकते हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, अब नेचुरल नंबर आपने पढ़े हैं, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो मैं 1 अगर रख दूं इसकी पावर, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 प्लेस पे यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 4 raised to the power 2 कर दूं, 4 raised to the power 2 का मतलब क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसको सोल्व करके क्या आएगा, 16 आएगा। तो इसके 1 प्लेस पे क्या आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है। ठीक है, अगर सपोज करो मैं 4 raised to the power 3 कर देती हूँ, तो इसका मतलब क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि कितना आ गया, 4 4 16, 16 4 64। तो इसके 1 प्लेस पे क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पर 4 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं मैंने 3 एग्जांपल्स आपको दिए। एक बार 4 raised to the power n, n की जगह नेचुरल नंबर रखा 1। एक बार 4 raised to the power n, n की जगह नेचुरल नंबर रखा 2। एक बार 4 raised to the power n, n की जगह नेचुरल नंबर रखा 3। तो आप कोई भी नेचुरल नंबर रख लेना और उसको सोल्व करके देखना, आपके 1 प्लेस पे देखना कहीं पे 0 आ रहा है, कहीं पर भी 0 नहीं आएगा बेटा। तो इसका मतलब क्या है, therefore there is no value of n for which 4 raised to the power n ends with the digit 0। एंड का मतलब क्या होता है कि एंड हो रहा है, जो आंसर आ रहा है उसका जो एंड है, यानी 1 प्लेस जो डिजिट है वो 0 आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू एन की ऐसी नहीं है जिसको हम एन की जगह पर रखें, जो कि एक नेचुरल नंबर है, कि जो उसका एंड है वो डिजिट 0 पर हो, ऐसी कोई भी वैल्यू एन की नहीं है। ठीक है जी। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। इसी तरीके का बेटा एक्सरसाइज 1.2 में मैं एक क्वेश्चन करा चुकी हूँ, वहां पर शायद 6 raised to the power कुछ दिया था। ठीक है, आप देख लेना।
इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इस तरीके क्वेश्चन आप कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि मैंने बोला था एनसीईआरटी है तो आपको विद एग्जांपल विद थ्योरम पूरी बुक एक्सरसाइज के साथ अच्छे तरीके से घोट कर पी लेनी है, इसलिए मैं आपको हर एक एग्जांपल भी बेटा यहाँ पर करा रही हूँ। ठीक है, तो देखो, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने अच्छे तरीके से आपको बताया था बेटा। अब आपको क्या करना है, दो नंबर दी है, एक तो 6 दी है, 20 दी है, इसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। देखो एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम ऑफ 6 and 20। ठीक है, 6 and 20 का एलसीएम निकाल लेंगे और यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ किसका, एचसीएफ इन्हीं दो नंबर का निकालना है। तो जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हमें कैसे निकालना होता है, इकट्ठे निकालना होता है। 6 and 20 इकट्ठे निकालेंगे, और जब हम एचसीएफ की बात करते हैं तो यहाँ पर 6 का सेपरेट निकालना है और 20 का सेपरेट निकालना है। ठीक है, एचसीएफ ऐसे सेपरेट निकलता है ना, और एलसीएम साथ में निकलता है, आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, जब इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये किस पे जाएगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 1 0, फिर ये 3 तो डिवाइड नहीं होगा। ये बेटा एलसीएम लेना आपको आता होगा अच्छे तरीके से, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले जो सबसे छोटा नंबर होता है, आपको क्या बोला था, सबसे छोटा जो प्राइम, हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन में मेथड में क्या होता है, जो प्राइम नंबर होता है सबसे छोटा, उससे डिवाइड करना होता है। जब तक उससे कोई भी नंबर डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड करना है, जब तक कि उसका रिमाइंडर 1 ना आ जाए। ठीक है, उसके बाद जब उससे नहीं होगा तो उससे नेक्स्ट प्राइम नंबर से हम देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बेसिकली हमें फैक्टर्स करने होते हैं इन नंबर्स के, गिवन नंबर्स के, और उसमें वो नंबर्स यूज करने होते हैं डिवीजन के लिए जो कि प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है जी, तो देखो 3 तो डिविजिबल नहीं है, 2 से तो एज इट इज रहेगा, लेकिन 10 तो है ना, तो 2 5 जा 10। अब ये दोनों 2 से डिवाइड नहीं होंगे, लेकिन 3 1 जा 3, 3 इज अ प्राइम नंबर, खुद के नंबर से डिवाइड होता है। 5 3 से डिवाइड नहीं होता, तो 5 एज इट इज रहेगा। इसके बाद 5 1 जा 5, 5 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि मैं पीछे लिखकर दिखा दूंगी इस कैल्सियम बेटा। अब एचसीएफ देखो, यहाँ पर किस पे जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। इसी तरीके से यहाँ पर 2 1 जा 2 और 1 0, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या आ रहा है, देखो जो दोनों में कॉमन है क्या है, 2 है, तो एचसीएफ तो निकल गया 2। और एलसीएम क्या होता है, इन सब नंबर्स का मल्टीपल, इन सबको मल्टीप्लाई करके देखना होता है, जो नंबर आता है वो हमारा एलसीएम होता है। तो उसको हम नेक्स्ट शीट पे करते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पर क्या क्या है, 2 2 3 5, इनको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 6 and 20 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। यही था ना, एक बार देख लेती हूँ मैं, हाँ जी यही था। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो एलसीएम क्या आ गया, 60। एंड एचसीएफ क्या आ गया बेटा, एचसीएफ ऑफ 6 and 20 क्या आएगा, जो कॉमन नंबर है दोनों में आ रहा है, जो 2 है ना, 2 क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, तो एचसीएफ क्या है, 2 आंसर। देयरफॉर यहां पर लगा देना सिंपल। ठीक है जी, तो यानी कि हमारा एलसीएम निकल गया 60 और एचसीएफ कितना निकल गया बेटा, इस क्वेश्चन में एचसीएफ निकल गया 2। ठीक है जी, अब अगले पार्ट पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस फाइंड देयर एलसीएम। आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है 404 का। पहले तो आपको एचसीएफ निकालना है दो नंबर का, 96 and 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और उसके बाद क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है इन दो नंबर का। यानी कि अल्टीमेटली हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है ना, तो दोनों निकाल देते हैं। इधर मैं निकाल देती हूँ इसका एलसीएम और इधर निकाल देती हूँ एचसीएफ। एलसीएम में क्या करना होता है, दोनों नंबर को इकट्ठे ही लिखना होता है और डिवाइड करना होता है। और एचसीएफ के अंदर क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है। यहाँ पे 96 का कर लेंगे, यहाँ पर 404 का कर लेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है जी। अब करते हैं, यहाँ पर देखिए 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड हो रहा है, अभी भी 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यहाँ 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2। अब 101 इज अ प्राइम नंबर, अपने टेबल से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है, तो हो नहीं सकता। यहाँ पर 24 है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और यहाँ पर 101 एज इट इज रहेगा। अगेन ये 2 के टेबल से होगा, 2 6 जा 12, 101 एज इट इज रहेगा। अगेन ये 2 के टेबल से होगा, 2 3 जा 6, 101 एज इट इज रहेगा। फिर इसके बाद ये किससे होगा, 3 के टेबल से होगा, 3 1 जा 3 एंड 101 एज इट इज रहेगा। अब ये 101 बचा, इसको 1 बनाना है तो 1 से डिवाइड होगा, 101 1 जा 101। अब यहाँ पर कर लेते हैं इसको डिवाइड, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अगेन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12,
2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है जी, इसको कर लेते हैं 2 2 ज़ा 4 0, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 0, 2 1 ज़ा 2 एंड अगेन 100 1 ज़ा 101। अब यहाँ पर देखो इनमें एचसीएफ क्या निकलेगा, देखो बेटा 2 यहाँ पर आ रहा है, 2 यहाँ पर आ रहा है, अगेन 2 यहाँ पर आ रहा है, 2 यहाँ पर आ रहा है, यानी एचसीएफ क्या निकल गया, इसमें 2 टाइम्स 2 लेंगे और 2 टाइम्स 2 दोनों में आ रहा है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ले लेंगे, यानी 2 टाइम 2 जितनी टाइम्स कॉमन आता है दोनों में या तीनों में, जितने में नंबर्स का एचसीएफ निकाल रहे हैं उसको लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 2 इसमें भी 2 टाइम्स आ रहा है, 2 2 यहाँ पर भी 2 टाइम्स आ रहा है, यानी कि 2 2 हमने 2 टाइम्स लेना है। ठीक है, और एलसीएम में क्या होता है, इन सबको मल्टीप्लाई करना होता है, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। देखिए एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा जी एलसीएम ऑफ 96 एंड 104, इसको ब्रैकेट में लिख दिया, इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 101। अब इसको करते हैं, क्या करना पड़ेगा बेटा, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 आ गया ना। यहाँ पर बेटा थोड़ा सा ना मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं लाइन खींच देती हूँ। ठीक है, देखो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया बेटा 32 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 101। ठीक है, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई बाय 101। अब सिर्फ 101 को मुझे 96 से मल्टीप्लाई करना मुझे, मैं यहाँ पर करके देख लेती हूँ। 6 1 ज़ा 6, 0 से 6 मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, 6 1 ज़ा 6, 9 1 ज़ा 9, अगेन 9 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, 9 1 ज़ा 9, तो क्या आ गया, ये इसको प्लस किया बेटा, आ गया ये 9696। ठीक है बेटा, तो एलसीएम क्या आ गया इन दोनों नंबर्स का, 9696। ठीक है जी, 9696। और एचसीएफ बेटा मैं यहीं पर लिख देती हूँ, एचसीएफ थोड़ा सा स्पेस मैंने कम छोड़ा था, तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ, एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 4। एचसीएफ कितना आ गया बच्चे, एचसीएफ आ गया यहाँ पर 4। ठीक है, आंसर एलसीएम आ गया 9696 और एचसीएफ आ गया 4। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 72 672 एंड 120 बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको एचसीएफ और एलसीएफ दोनों चीजें निकालनी है 672 एंड 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम निकालते हैं पहले, एलसीएम ऑफ 672 एंड 120 यहाँ पर निकाल लेंगे, और मैं बीच में एक लाइन खींच देती हूँ यहाँ पर ऐसे। ठीक है, इसमें भी खींच देती हूँ ऊपर भी। और एचसीएफ निकाल लेंगे इन सब का। एचसीएफ किसका, 6 का निकलेगा, यहाँ पर निकाल लेंगे, 72 का निकलेगा, यहाँ निकाल लेंगे, एंड 120 का निकलेंगे, यहाँ निकाल लेंगे। ठीक है जी, देखिए यहाँ पर यहाँ निकालती हूँ, किसका निकालना है बेटा, 6 72 एंड 120। ठीक है, तो 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 और एक 0। अगेन ये 3 से तो डिवाइड होगा नहीं 2 से, तो 3 एज इट इज उतर जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 3 ज़ा 6 और एक 0। अगेन 2 से डिवाइड होगा, 3 नहीं होगा, 3 को एज इट इज रहने दो, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, फिर इसके बाद ये 3 से डिवाइड होंगे तीनों, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। अब ये 3 से होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और 5 एज इट इज। अब ये 5 से हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5। देखो सब जगह रिमाइंडर जो है यहाँ पर क्या आ गया बेटा, यहाँ पर रिमाइंडर अल्टीमेटली 1 आ गया। अब इधर कर लेते हैं, ये देखो ये किससे होगा, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। ये होगा 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ये भी होगा 2 6 ज़ा 12 और एक 0, 2 3 ज़ा 6 और एक 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ पर एचसीएफ में देख लो, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, और कोई भी चीज कॉमन है। और यहाँ पर देखो 3 यहाँ आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि 2 और 3 जो है तीनों जगह कॉमन है, तो 2 और 3 यानी 2 मल्टीप्लाई विथ 3 एचसीएफ होगा, यानी कि 6 आंसर आएगा। और एलसीएम में क्या करना पड़ेगा, इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट शीट पे इसको कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है बेटा, एलसीएम ऑफ 672
एंड 120 इक्वल्स टू 672 एंड 120 का निकालना है ना। हाँ, 2 3 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है और 5 1 टाइम है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, देयरफॉर यहाँ पे लगा दूंगी। हाँ जी, तो 2 2 4 4 2 8 8 3 कितना होता है बेटा? 8 3 24, 8 3 आ गया 24 एंड 3 5 और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 ये आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आया, मैं यहाँ दोबारा लिख देती हूँ। 24 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आ रहा है। इसको सोल्व कर लो, 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, 3 4 12 कैरी गया 1, 3 2 6 प्लस 1 7 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 10 कैरी गया 1, 5 7 35 35 प्लस 1 36। तो एलसीएम कितना आ गया यहाँ पर? एलसीएम आ गया 360। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 6 72 एंड 120 क्या निकला बेटा? मैंने क्या बताया था आपको? यहाँ पे 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी एचसीएफ कितना निकल गया? यहाँ पर निकल गया 6। ठीक है जी, आंसर। तो एलसीएम इस क्वेश्चन में हमारा निकल गया 360 एंड एचसीएफ इस क्वेश्चन में हमारा निकल गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बेटा देखो, इसमें एग्जांपल है 5, प्रूफ दैट अंडर रूट 3 इज इरेशनल। मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन वीडियो कराई थी उसमें अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर है, ये भी बुक का एक एग्जांपल है, ये मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया था। एग्जांपल है, थ्योरम है, जो भी है। और अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, ये शायद एक्सरसाइज में आया था, ये भी मैंने आपको करा दिया था। ठीक है, अब मुझे एक्सरसाइज में भी आया था 1.2 में, शायद फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब हमें इसमें ये प्रूफ करना है कि अंडर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। तो मैंने आपको एक बहुत अच्छे तरीके से आपको बेटा समझाया था। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है पार्ट 1, तो आप जरूर देखना उसको, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और एक्सरसाइज 1.2 में भी फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से कराया, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होने हैं। तो जिस भी नंबर को, ये हमें पता है कि अंडर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, हम ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ हम कैसे करेंगे? क्योंकि हमें इरेशनल पता है, हम इसको क्या मान लेंगे? लेट अंडर रूट 3 बी रैशनल। इसको इसका अपोजिट मान लेंगे, अपोजिट मान लेंगे, यानी कि इरेशनल की जगह रैशनल मान लेंगे। तो अगर रैशनल है, इसका मतलब है देयरफॉर आई कैन राइट इट एज अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। क्यों लिख सकती हूँ? मुझे बताना पड़ेगा वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। रैशनल नंबर का कंसेप्ट भी मैंने आपको जब एक्सरसाइज कराई है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन कराया 1.2 का, उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया। अगर आपने नहीं देखा, आप जरूर देख लेना। वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एज वेल एज को प्राइम्स। को प्राइम्स कौन से होते हैं? नंबर्स इंट्रोडक्शन वीडियो में सब कुछ बताया है। ठीक है जी, को प्राइम्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0, और बी यहाँ पर जो भी डिनोमिनेटर लेते हैं वो 0 नहीं होगा। ठीक है, मैंने क्योंकि ये माना है अंडर रूट, मुझे प्रूफ करना है कि अंडर रूट 3 की रैशनल नंबर है, तो मैंने इसको ये मान लिया कि एक रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो इसको मैं पी अपॉन क्यू या आर अपॉन एस या ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकती हूँ, जहां पर ए और बी का कंसेप्ट क्या है? ये इंटीजर्स है और को प्राइम्स है, यानी ए और बी को जब हम कैंसिल करेंगे तो आपस में इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 ही आएगा। ठीक है, और बी जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। अंडर रूट 3 अगर बी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? अंडर रूट 3 बी इक्वल्स टू ए बन जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा? देखो, करके देख लो। यहां पर अंडर रूट 3 बी है, इस पूरे का स्क्वायर कर दिया, इक्वल्स टू ए का स्क्वायर कर दिया। अंडर रूट 3 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है? अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 3, अंडर रूट 3। ठीक है, और बी स्क्वायर का मतलब तो बी स्क्वायर ही होगा, इक्वल्स टू ए स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर ही होगा। अंडर रूट 3 जब अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3। तो यहाँ पर क्या आ गया? 3b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है जी, 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इसको आपको नाम दे देना है फर्स्ट इक्वेशन। मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैं आपको एक चीज बोलती हूँ। देखो, यहाँ पर अगर 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बी स्क्वायर की वैल्यू निकालती हूँ तो वो क्या निकलेगी? ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 निकलेगी। ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 निकलेगी ना, यही मतलब है ना।
तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि अभी जो बी स्क्वायर की अगर मैंने वैल्यू निकाली वो निकल गई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, ये चीज निकल गई। इतना आपको समझ आ गया। अब अगर ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है, अगर ए स्क्वायर जो है वो 3 से डिविजिबल है तो ए भी 3 से डिविजिबल होगा। ये एक थ्योरम है बेटा जो आपको बताई थी, आपकी बुक की एक थ्योरम है। उसमें क्या था, हाँ थ्योरम थी कि अगर p जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p जो है a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, मैंने आपको ये बोला 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर है, तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। मतलब ये अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जा रहा है ना, इसका मतलब क्या करें, मल्टीप्लाई में डिवाइड में जा रहा है। तो अगर ये 3 जो है ए स्क्वायर की डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 3 ए को भी डिवाइड करेगा। ये एक थ्योरम है। उसमें क्या बोलते हैं बेटा कि सपोज करो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ आपका 4 स्क्वायर जो है, 4 स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड करेगा, मतलब 4 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 16। ठीक है, अगर 4 स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है इसका मतलब क्या है 2 4 को भी डिवाइड करेगा, यही मतलब निकलता है ना। अगर 4 स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, 4 स्क्वायर का मतलब क्या है 16, 16 को 2 पूरा पूरा डिवाइड करता है ना, तो वो किसको डिवाइड करेगा, 2 को भी डिवाइड करेगा। इस 4 स्क्वायर को मैं मान लेती हूं a का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर a का स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या, a की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, यानी और ये p को मैं मान लेती हूँ 2 को मान लेती हूँ अगर p, तो अगर p जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी कि 2 अगर 4 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये p a को भी डिवाइड करेगा, यानी कि 4 को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम थी आपकी 1.2। ठीक है, बुक में आप देखना आपकी 1.2 थ्योरम है। तो यही चीज मुझे लिखनी है यहाँ पर, सिंस a स्क्वायर since a square is divisible by 3, therefore a is also divisible by 3। सब क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। कोई भी आपको इरेशनल नंबर अगर रैशनल प्रूफ करना होगा, सब नंबर इसी तरीके से होंगे। तो इस कंसेप्ट को आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है। ठीक है, अब मैं इसको यहां पर कर देती हूं मार्क कि मेरा जो a है बेटा, ये सब हम क्यों कर रहे हैं, आपको एक सिंपल सी चीज बताती हूँ। मैंने आपको ये बताया कि √3 को आपको इरेशनल प्रूफ करना है, तो हमने इसको रैशनल मान लिया। और हमें पता है रैशनल नंबर में होता है कि a अपॉन b की फॉर्म में होता है, a और b को प्राइम्स होते हैं। को प्राइम्स मतलब उनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। अगर मैं यहाँ पर ये दिखा दूं कि a और b का एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर है, मतलब कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 नहीं है, उसके अलावा और भी फैक्टर है ए और बी के, तो इसका मतलब हमने जो माना है कि वो रैशनल है, वो कंसेप्ट एकदम रोंग हो जाएगा, हमारी एजम्पशन एकदम रोंग हो जाएगी। ठीक है, हमने इनकरेक्ट एजम्पशन की है, हमने अनुमान लगाया है, एकदम गलत अनुमान लगाया है, तो हम उससे ही प्रूफ कर देंगे कि हाँ, तो देयरफॉर √3 इज इरेशनल। इसलिए मैं सब कर रही हूँ। अभी मैंने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया कि a जो है वो 3 से डिविजिबल है, यानी a एक नंबर है, 3 उससे डिविजिबल है। ठीक है, अब अगर मैं b को भी प्रूफ कर दूं कि वो भी 3 से डिविजिबल है, ठीक है, जो भी 3 को प्रूफ करना है, 5 को प्रूफ करना है, 7 को प्रूफ करना है। अब मैं अगर यहाँ पर ये प्रूफ कर दूंगी कि b जो है वो 3 से भी डिविजिबल, b भी 3 से डिविजिबल है, तो मेरा एजम्पशन रोंग हो जाएगा ना, क्योंकि a और b का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर a का और b का कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो मेरा एजम्पशन यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब आपको एक चीज और बताती हूँ बेटा, ये मैंने पहले भी बताई है सब चीजें, लेकिन दोबारा सबको बता रही हूँ। अगर सपोज करो यहाँ पर मैं अगर मैं 3 को यहाँ पर सपोज करो, यहाँ पर मेरा 3 है, 3 को मैं c से मल्टीप्लाई करती हूँ तो इक्वल्स टू a आता है। इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल्स टू a। क्यों लिख सकती हूँ, c कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, c जरूरी नहीं है कि c जो है वो मेरा एक ही नंबर हो। c मेरे कहने का मतलब क्या है, सपोज मैं अगर आपको ये बोलती हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू 21, मैंने यहाँ पर आपको बोला है 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू 21, इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ ना 7 इज इक्वल्स टू 21 डिवाइडेड बाय 3। भाई अगर यहाँ 3 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया 21 आया, इसका मतलब 7 कैसे आया, अगर 21 को 3 से डिवाइड कर दूंगी तब तो 7 आया, ये कंसेप्ट है। तो 7 यहाँ पर जरूरी नहीं है ना 7 ही हो, यहाँ पर मैं 8 भी ले सकती हूँ तो इक्वल्स टू 24 आ जाएगा, 9 लूंगी इक्वल्स टू 27 आ जाएगा। तो यहाँ पर c कांस्टेंट कोई भी हम नंबर ले सकते हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, सो वी कैन राइट a इज इक्वल्स टू 3c। ठीक है, मैंने a को इक्वल्स टू 3c लिख दिया, या फिर अगर आपको कंफ्यूजन हो आप ये लिख देना 3c इज इक्वल्स टू a। ठीक है 3c इज इक्वल्स टू a। ठीक है, क्यों और मैंने बता दिया क्यों लिखा है। और यहाँ पर a इज नॉट अ पर्टिकुलर नंबर,
ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ बेटा, अगर आप पेपर में लिख भी दोगे तो भी गलत नहीं कोई करेगा, और नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन लिख देना कि ए यहाँ पर कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है, ए इज एनी नंबर ए कोई भी नंबर हो सकता है विच डिवाइड 3, जो कि 3 को डिवाइड करेगा। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आ गया होगा कंसेप्ट मैंने यहाँ पर क्यों लिया है। मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। अगर मैं सपोज करूँ यहाँ पर 3 को c से मल्टीप्लाई करती हूँ, कोई भी नंबर कॉन्स्टेंट ले लेती हूँ, मैं कोई भी नंबर ले लेती हूँ और इक्वल्स टू a लिखती हूँ। a का मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे यहाँ 21 आ गया a की वैल्यू, यहाँ यहाँ 12 कब आएगी, जब मैं यहाँ पर 4 ले लूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर c क्या है, c यहाँ पर ये जो नंबर मैंने लिया 7 ये है, और a क्या है, a जो मल्टीप्लाई करके आता है रिजल्ट वो है। तो इसको मैं ये चीज लिख सकती हूँ 3c इज इक्वल टू a। ठीक है जी, ये लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, 3c इज इक्वल टू a लिखा है ना, अब इसमें भी दोनों साइड हम स्क्वायरिंग कर देंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे क्या आ जाएगा, 3c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, 3c स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, यानी 9c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ पर देखो एक मिनट, अब यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा। यहाँ पर क्या आ रहा है, 9c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, लेकिन अभी अभी हमने यहाँ पर क्या दिखाया है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने लिखा है कि a स्क्वायर की वैल्यू 3b स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पर मैं a स्क्वायर की वैल्यू 3b स्क्वायर पुट कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट आपको इक्वेशन लिखवाई थी वहां पर क्या आया था बेटा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन पुट a स्क्वायर इज इक्वल टू, कितनी वैल्यू है इसकी, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। ठीक है, तो ये 9c स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, और इसकी जगह मैंने लिख दिया 3b स्क्वायर। अब मुझे b का यहाँ पर वैल्यू निकाल कर दिखानी है, b की वैल्यू निकाल कर दिखानी है। ठीक है, तो मैं b वाले को सेपरेट कर लूंगी, यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। मुझे b को सेपरेट करना है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर अभी प्रूफ किया था, मैंने आपको बताया भी है कि मैंने यहाँ पर प्रूफ किया a इज डिविजिबल बाय 3, इसी तरीके से मैं यहाँ पर b को भी प्रूफ करना है। तो मुझे b को सेपरेट करना पड़ेगा, यानी कि b की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो मैंने इसलिए b स्क्वायर को पहले सेपरेट किया है। ठीक है, यहाँ पर देखो कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 3 3 9, यानी b स्क्वायर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3c स्क्वायर आ जाएगा। b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर 3c स्क्वायर आ गई। अभी यही वाला कंसेप्ट यहाँ पर भी यूज होगा बेटा, कि अगर अब देखो यहाँ पर क्या है, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर है, यही चीज है ना। तो इसका मतलब क्या निकलता है, इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूं 3c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है, c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 लिख सकती हूँ। अब वही वाली थ्योरम 1.2 यूज होगी कि अगर 3 जो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 जो b को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकती, यहाँ पर मुझे लिखकर दिखाना पड़ेगा, सिंस b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, therefore b is also divisible by 3। अब इसको मैं कर दूंगी यहाँ पर पूरा हाईलाइट। ये थ्योरम मैंने आपको बताया है, थ्योरम 1.2 से आया है कि अगर यहाँ पर a स्क्वायर जो है वो p से डिवाइड हो रहा है तो a भी p से डिवाइड हो रहा होगा। ये मैंने अभी आपको समझाया, जो मैंने आपको इसका फर्स्ट वर्ड बताया था कि मैंने आपको एग्जांपल, सपोज मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देती हूँ कि अगर 5 का स्क्वायर जो है, 5 का स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब 5 भी 5 से डिवाइड होगा।
ठीक ठीक है। या फिर 6 का स्क्वायर अगर 6 से डिवाइड हो रहा है तो 6 भी 6 से डिवाइड हो रहा है, होगा। भाई अगर 5 जो 5 के स्क्वायर को नहीं 25 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा तो 5 जो है 5 को भी डिवाइड करेगा। अगर 6 जो है 6 स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 6 6 को भी डिवाइड करेगा। यही थ्योरम है आपकी 1.2। तो वही मैंने यूज किया। अगर बी स्क्वायर जो है, अगर बी स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो बी भी 3 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। लेकिन अभी हमने यहाँ पर क्या बोला था, हमने बोला था ए इज डिविजिबल बाय 3। ए जो है 3 से डिविजिबल है, जिसको मैंने हाईलाइट किया था बेटा, ए इज डिविजिबल बाय 3। और यहाँ पर अब मैं बोल रही हूँ कि बी इज डिविजिबल बाय 3। लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या बोला है, जब इसको रैशनल नंबर माना था तो हमने क्या √3 को रैशनल नंबर माना था, हमने क्या बोला था कि ये रैशनल नंबर है। तो इसलिए यहाँ पर ए और बी कोप्राइम्स हैं, ठीक है, और ए और बी इंटीजर्स हैं, जहां पर बी इज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि ए और बी का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर तो 3 फैक्टर निकल रहे हैं इनके कॉमन। इसका मतलब हमारी जो एजम्पशन थी वो एकदम इनकरेक्ट थी, ठीक है। तो यही चीजें जो मैं बोल रही हूँ यही लिखकर दिखाना है, तो मैं पोस्ट करके आपको लिखकर दिखा रही हूँ यहाँ पर। देखो बेटा मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दी है, ठीक है, कि ए एंड बी हैव एटलीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर, बट द फैक्ट इज दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that A and B are co-prime. This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that √3 is irrational. So we conclude that √3 is irrational. इसका मतलब क्या है कि A और B जो है उनका कॉमन फैक्टर जो है 3 आ रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि A और B का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, उसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो ये जो चीज है ये विरोधाभास, इसको हिंदी में एकदम बोलते हैं शुद्ध हिंदी में। तो ये चीज क्यों हुई, ये इस क्योंकि ये क्यों होगा, ए और बी का कॉमन फैक्टर 1 क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों नंबर को प्राइम है ए और बी, ठीक है। तो ये इस वजह से हुआ है क्योंकि हमने जो अजम्पशन लगाया, अनुमान लगाया था कि √3 रैशनल है, वो गलत लगाया था। इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है, निष्कर्ष निकलता है कि कंक्लूड हम ये करते हैं कि √3 जो है वो रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, सॉरी, √3 जो है इरेशनल है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं बेटा। ये लास्ट पार्ट है एग्जाम्पल नंबर 7 जो कि मैं आपको बता रही हूँ, और बहुत ज्यादा इजी है। ये वाले क्वेश्चन और भी ज्यादा इजी होते हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी। यहाँ पर आपको शो करना है 3√2 इज इरेशनल। 3√2 जो है वो इरेशनल है। तो जिस भी नंबर को इरेशनल प्रूफ करना है मैंने आपको बताया था उसको क्या मान लेना आपको, रैशनल। तो हम मान लेंगे लेट 3√2 बी रैशनल, ये रैशनल है। तो अगर ये रैशनल है इसका मतलब क्या है, देयरफॉर 3√2 इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए अपॉन बी। इस फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम्स एज वेल एज इंटीजर्स वेयर बी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। वही कंसेप्ट है, हमेशा वही लिखना होता है, आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर हमें किसको प्रूफ करना है, 3√2 को इरेशनल प्रूफ करना है ना। तो हम क्या करेंगे, √2 वाली वैल्यू को अलग कर लेंगे। ये √2 को यहीं पे रहने देंगे, √2 को मैंने यही रहने दिया, और ये जो 3 है मल्टीप्लाई में है ना, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी 1/3 हो जाएगा। यानी कि √2 क्या आ गया बेटा, इज इक्वल टू ए अपॉन बी। 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 भी हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर देखो ये तो क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्यों, ए और बी यहाँ पर को प्राइम्स हैं, ठीक है ना, को प्राइम्स हैं, इंटीजर्स हैं, तो ये तो एक रैशनल नंबर है। और लेकिन √2 तो ये तो एक इरेशनल नंबर है। √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब आप एक चीज बताओ, कभी ऐसा हो सकता है कि रैशनल और इरेशनल इक्वल हो, रैशनल और इरेशनल कभी इक्वल हो सकते हैं, तो कभी हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है, हमने जो अनुमान लगाया है वो एकदम गलत है, और 3√2 जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो ये पूरी स्टेटमेंट हमें दोबारा से यहाँ पर लिखकर दिखानी पड़ेगी बेटा, वो मैं आपको लिखकर दिखा देती हूँ यहाँ पर पोस्ट करके, ठीक है। देखो बेटा मैंने इसकी यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दिया। मैंने क्या लिखा है, 3 की वजह से जो है, जो 3 आ रहा है मल्टीप्लाई में बी के साथ, इसकी वजह से ए और बी जो है इंटीजर्स है, और ए अपॉन 3 भी रैशनल है, और √2 भी इस हिसाब से रैशनल होगा। लेकिन
जो ये चीज है कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है सच्चाई को, मतलब इसका विरोधाभास कर रहा है कि अंडर रूट टू जो है इरेशनल है। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है, यानी कि फाइनली हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं बेटा कि 3 अंडर रूट 2 इरेशनल है। इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको एक चीज समझाती हूँ। हमने ये चीज मानी थी बेटा, जब 3 अंडर रूट 2 को हमें इरेशनल प्रूफ करना था, तो जिस भी नंबर को इरेशनल प्रूफ करना होता है, मैंने आपको बताया है सीधा सा कंसेप्ट कि आपको उसको मान लेना है कि वो रैशनल है। तो रैशनल मानोगे इसका मतलब उसको रैशनल के फॉर्म में लिख सकते हो। तो क्योंकि मैंने 3 अंडर रूट 2 को रैशनल माना, इसलिए मैंने उसको ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख दिया। अब ए अपॉन बी में ए और बी क्या है, ए और बी इंटीजर्स हैं और ए और बी को प्राइम्स है, यानी कि उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 आना चाहिए। ठीक है, ये आपको ये सब चीजें पता है, जहां पर बी इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पर अंडर रूट वाली वैल्यू को हम अलग करके दिखा देते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करते हैं बेटा, जो अंडर रूट वाली वैल्यू होती है, प्राइम नंबर्स दिए होते हैं, उनको अलग करके दिखा देते हैं। हमें पता है, हमने पढ़ा, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट 1 कराया था, उसमें मैंने बताया था इरेशनल नंबर 3 तरीके के होते हैं, जिसमें जो अंडर रूट वाले नंबर होते हैं, स्पेशली वो कौन से नंबर्स होते हैं जो कि मतलब जो कि अंडर रूट वाले जो जिनका जो कि पूरे पूरे बाहर नहीं निकलते अंडर रूट से। ठीक है, ठीक है जी, मैंने आपको बताया था, उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, जो कि कंप्लीट स्क्वायर नहीं होते, बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में उसको बोला जाए। ठीक है, तो अंडर रूट 2 इस हिसाब से हमें पता है कि इरेशनल है। तो क्योंकि मैंने इसमें अंडर रूट 2 को अलग करके दिखा दिया, सेपरेट करके दिखा दिया, हम इसमें अंडर रूट वाले नंबर्स को अलग करके दिखा देते हैं जो कि इरेशनल होते हैं। तो हम यहाँ पर ये शो कर देते हैं कि इधर तो हमारा रैशनल नंबर आ रहा है और इधर इरेशनल नंबर आ रहा है। कभी रैशनल नंबर इरेशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकते। तो सिंपल सी लैंग्वेज में आप ये भी लिख सकते हो कि आप सिंपल ये भी लिख सकते हो कि ए अपॉन 3 भी जो है वो एक रैशनल नंबर है और अंडर 2 जो है इरेशनल नंबर है। इसलिए जो है हम ये निष्कर्ष, हम ये कंक्लूड करते हैं कि 3 अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है जी, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं, पहले भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, या इस तरीके से जैसे मैंने लिखा है ये भी लिख सकते हो। ठीक है, कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल, सो वी कंक्लूड दैट 3 अंडर रूट 2, अब क्योंकि हमें 3 अंडर रूट 2 को प्रूफ करना है इरेशनल, इसलिए हमें पूरा नंबर लिखकर दिखाना पड़ेगा कि 3 अंडर रूट 2 जो है इरेशनल नंबर है। ठीक है बेटा, तो बेटा इसके साथ ही मैंने यहाँ पर आपको जो चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स क्लास 10th का, ठीक है, उसके मैंने एक्सरसाइजेस पहले करा दी थी। इंट्रोडक्शन पार्ट 1 कराया था, इंट्रोडक्शन पार्ट 2 थोड़ा डिले मैंने हो गया है इसको अपलोड करने में। तो मैंने पूरा आपको चैप्टर फाइनली विद एग्जांपल्स विद थ्योरम्स अच्छे तरीके से बता दिया बेटा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो काइंडली मुझे सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट आप कर सकते हैं, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और स्पेशली मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेटा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम टू टाइम मिलता रहे। और अगर आपको उसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज आपको, कोई भी डाउट है, कोई चीज पढ़ाई समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी पुट कर सकते हैं, उसको डेफिनेटली सॉर्ट आउट करूंगी। ठीक है बेटा, so thank you so much once again for watching my YouTube videos and God bless all of you. Thank you so much.